हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ एडो फ्यूचर चैनल पे। और हमारा टॉपिक जो होने जा रहा है, ये टॉपिक है क्लास 8 का। देखिए, मैं क्लास 8 का साइंस टॉपिक जो है उसका छठा चैप्टर मैं आज आपके सामने डील करने जा रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम क्या है? कंबशन एंड फ्लेम। यही है टॉपिक का नाम। तो आज हम लोग इसी के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, कंबशन एंड फ्लेम को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि आखिर ये है क्या चीज़। ये कंबशन क्या चीज़ है, ये फ्लेम क्या चीज़ है। आपको याद होगा, इसके पहले हमने कोल एंड पेट्रोलियम आपके सामने डील किया था। तो कंबशन समझते हैं सबसे पहले कि कंबशन क्या होता है। देखिए, कंबशन को अगर हम लोग देखें तो ये एक टाइप का सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन है। कंबशन क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन क्या चीज होता है? केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब होता है कि कोई नया चीज बनना, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। देखो, केमिकल रिएक्शन ऐसे तो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन बेसिकली आप समझ लो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस with new properties, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, तो हमारा कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, केमिकल रिएक्शन में भी ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है? तो ये है ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। मान लो कोई सबस्टांस है, उसको आप एयर के प्रेजेंस में, देखो एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट है ना। एयर करने का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एयर के प्रेजेंस में जब आप क्या करते हो? हीट करते हो, तो क्या होगा? ये प्रोड्यूस करेगा हीट, मोर हीट प्रोड्यूस करेगा, साथ में प्रोड्यूस करेगा क्या? लाइट। तो देखो, तो जो हीट और लाइट है वो क्या है? एनर्जी के रूप में। और साथ में कुछ एसेस भी मिल सकते हैं। एसेस कहने का मतलब उसका कुछ अवशेष मिल सकता है आफ्टर दैट फेनोमेनन। कुछ ऐसे भी सबस्टांस है जिसमें अवशेष नहीं मिलता है आपको, मैं उसकी बात आगे बताऊंगा आपसे। ओके, तो कंबशन क्या है? किसी भी सबस्टांस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हीट और लाइट और कुछ अवशेष मिलता है। दैट होल फेनोमेनन इज कंसिडर्ड एज कंबशन। इवन कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी निकले या फिर लाइट एनर्जी निकले, तो सबको हम लोग कंबशन ही बोलते हैं। जनरली हम लोग कंबशन इसके लिए यूज करते हैं। और जो सबस्टांस कंबशन में यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्यूल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। क्योंकि फ्यूल जो है ना, यही कंबशन में इन्वॉल्व होता है और हमको एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो कंबशन एक बेसिक फेनोमेना आप समझ गए होंगे। जहां तक फ्लेम की बात है उसको हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिलहाल आप जल्दी से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अब। तो कंबशन को समझने के बाद हम लोग जरा ये समझ लें कि फ्यूल क्या होता है। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है, चूंकि फ्यूल को हम लोग कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूल का। क्योंकि कंबशन का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या है? फ्यूल है। बिना फ्यूल का तो आप कंबशन कर ही नहीं सकते हो। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूल का। अब देखो, फ्यूल क्या चीज होता है। फ्यूल मैंने बताया, दोज मैटर which involve
in combustion, those matter which involve in combustion and produce energy in the form of हीट एंड लाइट, है ना। हीट और लाइट के फॉर्म में ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूल। ओके, फ्यूल क्या है, फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जो कंबशन में जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में, तो हीट और लाइट के फॉर्म में। देखो हम लोग जनरल सेंस में अगर देखें तो फ्यूल को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं फ्यूल का एग्जांपल लेता हूं तो क्या लूंगा, अब जैसे देखिए मैं पहले कुछ ट्रेडिशनल फ्यूल का बात कर रहा हूं, काऊ डंग केक या डंग केक भी बोलते हैं हम लोग, गोईठा जिसको बोलते हैं फ्यूल है। ओके, हम लोग वुड का बात कर सकते हैं, वुड क्या है, फ्यूल है। ओके, ये सब क्या है, अच्छा एग्रीकल्चर वेस्ट भी यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर वेस्ट भी यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में। तो ये सब जो आप देख रहे हो ये क्या है, ट्रेडिशनल फ्यूल है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल फ्यूल, कॉमन सेंस में जनरली मतलब गांव वगैरह में लोग यूज करते हैं ये सारे चीजों को। अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल फ्यूल का, मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा उससे हाई कैटेगरी के फ्यूल का, तो देखिए कुछ फ्यूल क्या क्या हो जाएगा, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम में बहुत सारा चीज आ जाएगा, है ना, इसमें बहुत सारा चीज आ जाएगा, जैसे डीजल हो गया, डीजल हो गया, वैक्स हो गया, ओके, पेट्रोल, गैसोलीन जिसको बोलते हैं, गैसोलीन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, फ्यूल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा हम लोग और भी क्या यूज फ्यूल के रूप में करते हैं, तो और भी जो यूज है कुछ फ्यूल का, जैसे देखिए एक हो गया क्या, चारकोल, चारकोल, सीएनजी का नाम आपने सुना होगा, सीएनजी जिसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, ये ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है। आपने नाम सुना होगा एलपीजी का, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो ये सारी चीजों का नाम सुना होगा आपने। तो ये क्या है, ये सब कुछ स्पेशल टाइप का फ्यूल है। कुछ और भी मैं फ्यूल बता देता हूं, जैसे मान लो आप नाम सुनोगे कोल गैस। आपको याद होगा जब मैंने कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बताया था इसके पिछले चैप्टर में, तो आपको कोल गैस बताया होगा मैंने। आप वुड गैस का नाम सुन सकते हो, वुड गैस भी क्या होता है, वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो वोलाटाइल मटेरियल होता है ना, वो वुड गैस के रूप में आता है। ये भी क्या है, फ्यूल, है ना। तो ये सब मैंने जो बताया है ये सब क्या है, कुछ कन्वेंशनल फ्यूल के रूप में आते हैं। जनरली कन्वेंशनल फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फिर हमारे घर में कुकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ये सब क्या है, एक कॉमन पर्पस में यूज होने वाला फ्यूल है। ओके, मैं कुछ और भी एडवांस टाइप का फ्यूल बताता हूं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में देखिए फ्यूल यूज होता है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या यूज होता है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मैटर जो होता है ना, वो एज ए फ्यूल के रूप में यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जैसे यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सब का यूज किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में। प्लूटोनियम हो गया, ये सब एज ए फ्यूल के रूप में यूज होता है। ओके, तो ये सब काफी एडवांस लेवल का फ्यूल है ना। बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि फ्यूल को हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू कैटेगराइज कर दिया है, डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल। लेकिन इसका और भी कैटेगराइजेशन है,
ये तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस के हिसाब से है ना। अगर मैं बात करूं तो हम लोग फ्यूल को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से। ओके, चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूल को कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। On the basis of a state of matter, a state of matter के हिसाब से तो बहुत आसान है। हम तीन टाइप का फ्यूल बात करेंगे। एक बोलेंगे क्या, सॉलिड फ्यूल, एक बोलेंगे क्या, लिक्विड फ्यूल, और एक बोलेंगे क्या, गैस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल क्या होगा, सॉलिड होगा। जैसे क्या, जैसे वुड सॉलिड फ्यूल है, कोल सॉलिड फ्यूल है, चारकोल सॉलिड फ्यूल है, और डंग केक सॉलिड फ्यूल है। इसी कर देता हूँ, ये सब क्या है, सॉलिड फ्यूल है। उसी तरह से लिक्विड फ्यूल को अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, लिक्विड फ्यूल है। अगर गैसियस फ्यूल में आ जाते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, बायोगैस, सीएनजी हो गया आपका, सीएनजी के बाद फिर एलपीजी हो गया। ये सब क्या है, एटीसी में कर देता हूँ। और भी एग्जांपल जो पीछे मैंने दिया था वो भी मैं लिख ही देता हूँ। जैसे कोल गैस हो गया, वुड गैस हो गया, ये सब क्या है, गैसियस फ्यूल है। ये सब आपका क्या हो गया, गैसियस फ्यूल है। ओके, तो ये आप समझ चुके होंगे कि फ्यूल क्या होता है, उसके कैटेगरीज कितने होते हैं। वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ये स्टेट ऑफ मैटर हो गया, यूजेस के हिसाब से हो गया, है ना। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कि ये फ्यूल जो आप देख रहे हो, इस फ्यूल का बेसिस ऑफ कंबशन क्या होता है, मतलब ये कैसे जलता है, उसका नेचर क्या है, जलने का उसका नेचर क्या है। ओके, ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, कि आखिर फ्यूल का अलग अलग जो जलने का तरीका होता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ एक्टिविटीज के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। आपके एनसीईआरटी में भी कुछ एक्टिविटीज के द्वारा ही बताया गया है उसको। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीशियम रिबन का, है ना। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, मैग्नीशियम रिबन के बारे में, कि मैग्नीशियम का रिबन ले लिया जाता है इस तरह से, और इसको क्या करते हैं हम लोग, जलाते हैं, है ना, हीट करते हैं मैग्नीशियम रिबन को। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, इससे लार्ज अमाउंट में स्पार्कलिंग टाइप का गैसेस मतलब जलता है ना। क्या क्या आपको मिलता है इसका, अगर मैं रिजल्ट बताऊं आपको, देखिए ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, लेकिन जब आप मैग्नीशियम के रिबन को हीट करते हो, है ना, तो मैग्नीशियम के रिबन को हीट करते हो तो ये क्या होगा, ये वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा। कैसा जलेगा, वाइट डैजलिंग फ्लेम, मतलब जैसे आपका फुलझड़ी जलता है ना, उस टाइप का जलेगा ये। ओके, और क्या, व्हाइट एसेस मिलते हैं इससे। इससे क्या मिलेगा, व्हाइट एसेस। एक्चुअली में अगर इसके रिएक्शन को देखें तो मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम जो होता है, ये जब एयर के प्रेजेंस में जलता है, मैग्नीशियम को जब एयर के प्रेजेंस में आप हीट करते हो, तो बनाता है ये क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यही बनाता है, और साथ में क्या निकलता है, हीट और लाइट। ओके, तो ये एक टाइप का कंबशन हुआ ना, ये रिएक्शन क्या हुआ, कंबशन हुआ। मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में हमने हीट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और हीट और लाइट निकला। तो ये क्या है, एक टाइप का कंबशन है ना। और भी कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मैं मिटा रहा हूं उसको।
हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो वैक्स कैंडल। देखिए ये सारा एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। तो वैक्स कैंडल के बारे में क्या बोला जाता है कि आपको क्या ले लेना है, एक वैक्स कैंडल ले लेना है, ओके, और इस वैक्स कैंडल को जलाना है। तो आप देखिएगा एयर में बहुत आसानी से ये जलेगा, इस तरह से बहुत आसानी से जलता रहेगा ये वैक्स कैंडल, ओके। लेकिन उसके बाद जो बताया गया है कि आपको करना क्या है कि इस वैक्स कैंडल को आपको रख देना है किसमें, एक गैस जार ऊपर से आप ऐसे करके कवर कर दो, आप ऐसे करके एक गैस जार कवर कर दो, है ना। तो जब आप गैस जार कवर कर दोगे तो आप क्या पाओगे, ये वैक्स कैंडल जो होगा ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ये वैक्स कैंडल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। एक और उसी में बताया गया है नेक्स्ट एक्टिविटी में कि आप क्या करो कि गैस जार के नीचे में रख दो ब्लॉक, इस तरह से ब्लॉक रख दो और ये आपका कैंडल हो गया, ये आपका कैंडल हो गया। तो आप देखोगे जब ब्लॉक आप रखोगे ना तो कैंडल जो होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट जलता रहेगा, ये बताया गया है, ओके। तो इससे क्या पता चलता है, देखो समझो, एक्चुअली में ये जो कैंडल जल रहा था वजह क्या था कि अगल बगल से एयर जो है ना, एयर है, और एयर में मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन है। तो एयर का ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इस कैंडल को सपोर्ट कर रहा है जलने में। देखो कंबशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, एयर का सप्लाई मिलना चाहिए। अगर एयर का सप्लाई नहीं मिलेगा ना तो कंबशन नहीं होगा। इवन इसका यूज, इसीलिए इसका यूज किया जाता है आग को बुझाने में भी। मैं इसका एग्जांपल अभी दूंगा आपको, बस आप ये समझो कि कंबशन जहां भी हो रहा है सो इट मस्ट नीड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ एयर। बिना ऑक्सीजन का कंबशन पॉसिबल नहीं है जनरल सेंस में, कॉमन केस में बिना ऑक्सीजन का कंबशन पॉसिबल नहीं है, ओके। तो हम लोग इस एक्टिविटी से इसी चीज को समझने जा रहे हैं कि जब इस कैंडल को प्रॉपर एयर सप्लाई मिलता रहा तो क्या हुआ, ये कैंडल बहुत अच्छे तरह से जल रहा था क्योंकि एयर में ऑक्सीजन इसको मिल रहा था, सपोर्ट कर रहा था ऑक्सीजन एयर में जो प्रेजेंट है इस कैंडल को जलने में। लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर गैस जार रखा तो क्या हुआ, अगल बगल की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, जो सपोर्टिव मटेरियल था एयर ऑक्सीजन वो खत्म हो गया। तो जब सपोर्टिव मटेरियल खत्म हो गया तो क्या हुआ, कैंडल आपका बुझ गया, ओके। तीसरे कंडीशन में देखिए मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक रखने से क्या हुआ, नीचे से तो एयर सप्लाई मिलता रहा ना इसको, तो नीचे से जब एयर सप्लाई मिलता रहा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्रॉपर वे में एयर जब सप्लाई मिलता रहा तो कैंडल आपका जलता रहा। कुछ ये प्रोसेस है, ओके। तो ये एक्टिविटीज आपको दिखाया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर आग को बुझाने में हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं। जनरली आप देखोगे कि अगर मान लीजिए, देखिए ये आप कॉमन सेंस में भी यूज कर सकते हो कि अगर कहीं पे भी आग लग गया है कोई छोटे जगह पे, है ना, मान लीजिए कोई छोटे एरिया में, मान लीजिए एक टेबल है, ये एक मान लो वही टेबल है, ओके, और इस टेबल पे कोई मैटर रखा हुआ है और ये मैटर जो है उस मैटर में क्या हुआ, आग लग गया, इस मैटर में आग लग चुका है, ओके, और आप चाहते हो कि भाई इसको तेजी से बुझाना है, सो यू कैन यूज ब्लैंकेट, है ना, आप ब्लैंकेट यूज करो। तो आप ब्लैंकेट यूज करो। ब्लैंकेट क्या होगा भाई, जब आप ब्लैंकेट को यूज करोगे ना तो ब्लैंकेट इसको कवर कर देगा। अब जब ब्लैंकेट इसको कवर कर देगा, देखो ये ब्लैंकेट इसको कवर कर देगा, ब्लैंकेट कवर करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई, एयर का सप्लाई उस मटेरियल को नहीं मिल पाएगा। तो जब एयर का सप्लाई नहीं मिल पाएगा तो मैंने अभी आपको कैंडल वाला एग्जांपल दिया ना कि क्या होगा, जलना बंद हो जाएगा वो। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप अपने जनरल लाइफ में यूज कर सकते हो। अगर किसी पर्सन को आग लग गया है बाय चांस, है ना, तो आप अगर हैं अगल बगल में तो आप ये प्रिकॉशन ले सकते हो कि कोई मोटा कपड़ा हो गया, ब्लैंकेट हो गया या कुछ भी इस टाइप का, मतलब आपको वो एक्टिविटी शो आउट करना है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाए।
तो ऑक्सीजन का सप्लाई या एयर का सप्लाई जब बंद हो जाएगा ना, तो क्या होगा, वो पर्सन में जो आग लगा हुआ है वो, या कोई मटेरियल ये या कोई मैटर में आग लगा हुआ है तो आग बुझ जाएगा। ओके, और ये बहुत ही ऑफेंसिव तरीका माना जाता है, बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है आग को बुझाने के लिए। ओके, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहाँ पे पानी से आप आग नहीं बुझा सकते, तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा तरीका माना जाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये आप समझ गए होंगे कि ब्लैंकेट का यूज हम कर सकते हैं। ब्लैंकेट का यूज क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर टू कंबस्टिबल मैटर। कंबस्टिबल मैटर में आप एयर और ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो, जिसकी वजह से वो जलना बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे अब हम लोग क्या बात करते हैं? तो बच्चों आगे बढ़ने के पहले मैं अभी एनसीईआरटी देख रहा था, तो एनसीईआरटी में आपको एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी मैं आपको डील कर देता हूँ। देखिए एक्टिविटी 6.1 है, इसमें कुछ मैटर प्रोवाइड किया गया है और इस मैटर के बारे में आपको ये बताना है कि वेदर दैट मैटर इज कंबस्टेबल और नॉट, मतलब कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल मैटर को आपको बताना है। ओके, देखिए सबसे पहला आ गया क्या? उल है। आप समझ रहे होंगे उल क्या करता है? फायर कैच करता है ना? तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंबस्टेबल। कंबस्टेबल को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अनकंबस्टेबल होगा ना तो मैं यूसी से रिप्रेजेंट करूंगा, सी और यूसी। ओके, आप समझ रहे हो इस बात को? अब देखो पेपर क्या है भाई? तो कंबस्टेबल मटेरियल है, आप देखते होंगे पेपर जलता है ना? तो कंबस्टेबल मटेरियल है। आयरन नेल को अगर हम लोग देखें, देखो आयरन नेल नहीं जलता। अगर आप आयरन नेल को डालोगे ना आग में, तो ऐसा नहीं है कि आयरन नेल जो होगा वो जलना शुरू हो जाएगा, है ना? तो ये क्या है? नॉन कंबस्टेबल मटेरियल है। केरोसिन ऑयल आप समझ रहे होगे कंबस्टेबल मटेरियल है, क्योंकि ये कंबशन करता है ना? स्टोन पीस, अगर आप स्टोन के पीस को जलाना चाहोगे तो जनरली ये भी नहीं जलेगा, है ना? तो नॉन कंबस्टेबल मटेरियल है। चारकोल, देखिए चारकोल क्या है? कंबस्टेबल मटेरियल है। मैंने बताया ना अभी आपको कि जब वुड का, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, जब वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करोगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, देखो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, तो आप कोल एंड पेट्रोलियम वाला जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक में आप जाइए, मैंने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो ना, तो जो रेसिड्यू बचता है, क्या बचता है? जो रेसिड्यू बचता है उसी रेसिड्यू को हम लोग बोलते हैं वुड चारकोल। क्या बोलते हैं उसको? वुड चारकोल। अगर वुड के बदले में अगर हम लोग कोल ले लेंगे तो हमको कोक मिलता है। ओके, तो यह है वुड चार। बोन ले लीजिएगा तो बोन चारकोल मिलेगा, शुगर ले लीजिएगा शुगर चारकोल मिलेगा। मतलब कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन वुड चारकोल, शुगर चारकोल, बोन चारकोल, ब्लड का पार्टिकल ले लीजिएगा ब्लड चारकोल मिल जाएगा आपको। तो ये सारे मैटर को जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाओगे ना, तो आपको ये सारा चीज मिलेगा और उसका जो रेसिड्यू मिलेगा दैट रेसिड्यू इज कॉल्ड एज चारकोल। और चारकोल भी एक अच्छा कंबस्टेबल मटेरियल है, तो ये भी कंबशन करेगा और इसमें फ्लेम नहीं निकलता है, वो मैं बात कर लूँगा इस पर। मैच स्टिक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बिल्कुल कंबस्टेबल मटेरियल है। ग्लास, ग्लास नॉन कंबस्टेबल मटेरियल है, ग्लास जलता नहीं है खुद से, है ना? आप उसको सप्लाई करोगे प्रॉपर ऑक्सीजन में तो लगेगा कि जल रहा है, बट वो फ्यूल के रूप में आप यूज नहीं कर सकते, है ना? तो ये क्या हो गया? नॉन कंबस्टेबल मटेरियल। अब देखो ये आप समझ गए होंगे इस एक्टिविटीज के द्वारा कि कंबस्टेबल मटेरियल क्या होता है, नॉन कंबस्टेबल मटेरियल क्या होता है। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात करने जा रहे हैं। ओके, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा ये, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करने जा रहे हैं। आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़ो।
एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप पढ़ो और उससे आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है वो बुक आपके लिए इस स्टैंडर्ड में आकर के। तो आप एनसीईआरटी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपको बहुत सारे कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं 8 के बाद 9 के लिए बहुत सारा एग्ज़ाम आता है, जैसे सैनिक स्कूल हो गया या फिर और भी बहुत सारा एग्ज़ाम आता, तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प कर देता है ये बुक आपको, है ना। तो ये टॉपिक आई थिंक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है। अगर कोई डेटा को आप लिखना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद आप आराम से लिख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडुकेचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।